वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके जाइए और मार्क टेस्ट पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे। कोई भी एग्जाम है प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं पेपर में बेटर से बेटर करूंगा। ठीक है, चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर। और मैं दोस्तों हर एक क्वेश्चन को उसका बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाता हूं, जिससे आपको क्यों क्या कैसे आपको देखने को मिले तो आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल आया हुआ था। कह रहा यदि युगपत समीकरण का निकाय कोई भी निकाय अर्थात सिस्टम हो तो कह रहा कि अनगिनत क्या हल हो तो निकाय का समीकरण क्या होगा। आश्रित होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए लॉजिक समझिए, अब कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी निकाय की बात करेगा, जब भी सिस्टम की बात करेगा, आपके पास हमेशा दो समीकरण दिए रहेंगे, दो इक्वेशन दिए रहेंगे और उसी में पूछता है। ठीक है, यहाँ समीकरण न देके डायरेक्टली थ्योरी की बात कर रहा है, तो दोस्तों थ्योरी के समझेंगे। ठीक है, जब दोस्तों क्या कहे अनगिनत हल हो, ठीक क्या कहे तो यहाँ पे देखिए अनगिनत हल हो। दोस्तों अनगिनत हल मतलब क्या करते हैं, अनगिनत का मतलब दोस्तों होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है, अनगिनत कहिए दोस्त या कहिए अनंत हल हो, या अनंत हल कहिए या अनगिनत हल हो, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। अनगिनत हल का मान लीजिए यहाँ पर जब भी बात करेगा दो लाइनों के विषय में बात करेगा, दो समीकरण के विषय में बात करेगा। जब भी अनगिनत हल हो तो मान लीजिए एक लाइन इधर है, ठीक है, दो लाइन हमेशा क्या रहेंगी, दो लाइन। तो दोस्तों मान लेते हैं एक लाइन ए, लाइन क्या है बी है, ठीक है यहाँ पर। तो दूसरी लाइन जस्ट इसके क्या रहेगी, इसके ऊपर रहेगी। अर्थात यहाँ पर एक लाइन रहेगी, मान लीजिए एक लाइन इस पे इसके ऊपर है तो क्या कहेंगे, तो दोस्तों यह कह सकते हैं जो एक लाइन ए बी थी, दूसरी लाइन क्या यहाँ पर सी डी है, तो क्या कह सकते हैं एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या है, आश्रित है। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नोट डाउन करिए, जब भी एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर हो तो दोस्तों यह ऐसा निकाय जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर हो या आश्रित हो, तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं, उसके लिए अनगिनत हल होता है। इस सवाल का आंसर नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो पेपर में आया, ठीक है, ये तो पेपर में आया। दोस्तों आने वाले एग्जाम में देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ से लगभग 10 सवाल आते हैं, किसी की शिफ्ट में 5 सवाल तो मिनिमम तो आना ही है। देखिए सेकंड सवाल क्या पूछ सकता है, सेकंड सवाल दोस्तों यह पूछ सकता है जहां अनगिनत हल हो, ठीक है, यहाँ क्या देगा, यहाँ पर इसके स्थान पर हटा के दे देगा, कहेगा अद्वितीय हल हो। ठीक है, क्या कहेगा, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल कहेगा। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब इसे कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं क्या कहेगा, यूनिक सोल्यूशन हो, तो दोस्तों उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो दो लाइनें हैं हमेशा किसकी बात करेगा, दो लाइनें। देखिए एक लाइन क्या होगी यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पर ये भी दूसरी लाइन क्या करेगी, इसको क्या करेगी, यह क्या करेगी, कट करेगी, क्या करेगी, कट करेगी। तो यहाँ पर सी डी मान लेते हैं, यह कट करेगी। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए निकाय क्या होता है, ये क्या हमारे पास क्या, ये आया देखिए आश्रित आया, क्या आया, ये देखिए पहला वाला हमारे पास क्या आया था, आश्रित हुआ, क्योंकि एक लाइन देखिए आपको दिख रही होगी दूसरे लाइन पे आश्रित है। ठीक है, और दोस्तों यह क्या कर रही है, एक लाइन दूसरी लाइन क्या कर, काट काट रही है, अर्थात इंटरसेक्ट कर रही है। अर्थात इंटरसेक्ट करे मतलब क्या है, ये विरोध नहीं कर रही है, ये कह सकते हैं ये क्या, अविरोधी है। ठीक है, नोट डाउन करिए, अविरोधी किस लिए है, क्योंकि ये लाइनें नाम ही देखिए, नाम क्या है, अविरोधी, कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है, अर्थात विरोध नहीं कर रही है, इसलिए निकाय का कह सकते हैं। जब निकाय अद्वितीय हो तो दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, अविरोधी होगा। ये थोड़ा मात्रा बड़ी मात्रा होगी। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर अविरोधी कब होता है, जब निकाय का जो हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। थर्ड कंडीशन क्या पूछ सकता है पेपर में, थर्ड कंडीशन दोस्तों ये पूछ सकता है, यहाँ पर कहता कि कोई हल नहीं हो। दोस्तों यहाँ क्या कहेगा, कोई हल ना हो। ठीक है, जिसे कहेंगे नो सोल्यूशन, क्या कहेंगे, अगर नो सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, कोई हल न हो, कब होगा ये, हमारा हमेशा क्या क्या बात करेगा, दो लाइनों की,
एक लाइन मान लेते हैं इधर है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये दूसरी लाइन क्या होगी, इसके लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, क्या होगी, यहाँ पर सी डी। क्या ये दूसरे कभी काटेंगी, कभी भी, क्या ये लाइन कभी भी काट ही नहीं कर सकती है। ये लाइन क्या है, एक दूसरे के विरोधी है कि नहीं, क्योंकि विरोधी क्योंकि कभी कट नहीं करती हैं, तो ये क्या होगी, ये क्या लाइन क्या होगी, एक दूसरे क्या होगी, ये क्या होगी, ये विरोधी होगी। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लाइन क्या होगी, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, विरोधी होगी। ठीक है, पर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यही 3 नियम याद रखिएगा। जब अनगिनत हल हो तो निकाय का सिस्टम आश्रित होगा, अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, अविरोधी होगा। और दोस्तों कहेंगे क्या होगा, कोई हल नहीं हो, यहाँ पर पेपर में जैसे यहाँ पर अनगिनत पूछ सकता है, अद्वितीय पूछ सकता है। अद्वितीय का एक दूसरा नाम है यहाँ पर ओनली वन सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह काट रही है इसलिए यहाँ पर कोई न कोई एक्स वाई का मान होगा, इसलिए हम कहते हैं कि यह यूनिक सोल्यूशन है। विरोधी कब होगी, जब यहाँ पर निकाय का कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, अर्थात क्या होगा, ये दूसरी लाइन एक दूसरे को विरोध क्या होंगी, हमेशा करती रहेंगी, यहाँ पर कभी भी काटेंगे नहीं, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतना सफिशियंट है, इतना आप नोट कर लेते हैं। अगर क्या इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, मैं इस बेहतरीन क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं। अगर आपने पहला सवाल का कंसेप्ट समझा होगा तो निश्चित रूप से इसमें भी काफी हेल्पफुल मिलेगा आपको समझने में। ठीक है, हमने आपको डिस्कस कराया, जब भी निकाय की बात करेगा आपको 2 समीकरण दिए रहेगा या 2 लाइनें दी गई। ठीक है, यहाँ पर 2 समीकरण आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको बताना है जो रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, और क्या यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला आपको काम क्या करना होगा, पहला आपको काम करना होगा जो यक्स का गुणांक है, ठीक है, उसको गुणांक लिखिए। यक्स का गुणांक क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर जब कुछ नहीं तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन का यक्स का गुणांक लिखिए। ठीक है, कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक है, पहले यक्स का गुणांक पहले वाले इक्वेशन से, दूसरे वाले इक्वेशन का यक्स का गुणांक, फिर बराबर करेंगे। फिर आपको करना होगा पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले समीकरण में आप लिखिएगा y का गुणांक, डिवाइड करिएगा दूसरे वाले इक्वेशन में क्या, y के गुणांक से। ठीक है, देखिए पहले फिर इक्वल करेंगे, फिर जो कांस्टेंट टर्म में लिख लीजिए, अचर पद 4 है, और यहाँ पर क्या इसका वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए सिंप्लीफाई करिए, देखिए 1/2, यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें जानते हैं क्या होगा, 2 1 जा 2, 1/2, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये 1 बाई क्या करे, क्या आएगा, 1 बाई क्या आएगा, ये दोस्तों यहाँ पर 1/3। देख हम देख रहे हैं, देखिए 1/2 ये बराबर है, लेकिन दोस्तों ये वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं है, तो आपको याद होगा दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन हो, यक्स का गुणांक वाई के जो गुणांक का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, देखिए यह कंडीशन बराबर हो जाए, और लेकिन कांस्टेंट टर्म अचर पद बराबर न हो, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। या आप लोग जानते हैं समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए नोट डाउन कर लीजिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए A1/A2, A1 A2 क्या होंगे, जैसे यहाँ पर यहाँ पे क्या था, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म लिया था, यहाँ पे कोफिशिएंट लिया था, तो दोस्त A1 A2 क्या है, यक्स से पहले वाले इक्वेशन में यक्स का गुणांक है, और क्या A2 का दूसरे वाले इक्वेशन में यक्स का गुणांक है। ठीक, A1/A2 यहाँ पर क्या B1/B2 हो, और डज नॉट यहाँ पर C1/C2 आ जाए। देखिए देखिए मिला भी कंडीशन, तो ऐसे इक्वेशन क्या कहता है, ऐसे इक्वेशन को समांतर रेखाएं कही जाती हैं। तो ये सवाल का उत्तर देखिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अब जानते समीकरण कौन से लिए गए होंगे, A1x प्लस क्या होते हैं, B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन A2x प्लस क्या होगा, B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यही दोनों इक्वेशन हमने आपको चेक करना होगा। जब इक्वेशन इस कंडीशन को होल्ड करे तो रेखाएं समांतर होती हैं। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए, अभी मान लीजिए 1/2 ये भी 1/2, अर्थात कंडीशन क्या होती है, तो A1/A2 यहाँ पर इक्वल टू क्या होता है, B1/B2 होता। तो दोस्त यहाँ पर क्या C1/C2 होता। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसको भी नोट डाउन करिए, पेपर में ये भी देखने को मिल सकता है। जैसे 1/2 ये भी सब आपस में सारी बराबर हो जाए
तो रेखाएं क्या होती हैं, इसको नोट डाउन करिए। रेखाएं क्या समपाती होती है, ठीक है। रेखाएं क्या होती हैं, नोट डाउन करिए। रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी था, समपाती मतलब क्या, एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर थी, वही कंडीशन समपाती कही है। या अभी हम आप लोगों ने सीखा था यहाँ पर ये, जब क्या हो, यहाँ पर अनंत हल हो, ठीक है। और तीसरा सवाल आपको देखिए, पहला तो ये पूछ ही लिया, दूसरा ये भी आ सकता है। तीसरा देखिए आपको क्या देखने को मिल सकता है। तीसरा देखने को दोस्तों ये मिल सकता है, जब a1 अपान a2 यहाँ पर डज नॉट, यहीं पर क्या a1 अपान a2 b1 अपान b2 यही आपस में बराबर न हो, ठीक है। तो यहीं पर आपस में यह कंडीशन होल्ड करे, ठीक है। तो आप जानते हैं रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी अर्थात इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, देखिए पहला कंडीशन, जब रेखाएं क्या हो, पैरेलल हो, नोट डाउन करिए। तो यहाँ पर a1 अपान a2 b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा, ठीक है। अगर रेखाएं क्या होंगी, ये जब भी समपाती होंगी, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट होंगी। जब भी रेखाएं यहाँ पर कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड होगी तो रेखाएं क्या होंगी, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 सब रेशियो आपस में बराबर होते हैं। जब इंटरसेक्टिंग हो, प्रतिच्छेदी हो, तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। हमने पिछले वाले जो लेक्चर में इसका एक सवाल भी आया था आपके पेपर में, तो हमने वहां डिस्कस भी कराया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आइए दोस्तों, मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। इतना अच्छा सवाल पूछा था। देखिए यहाँ पर किसी वर्ग के कक्ष में 20 विद्यार्थी हैं, टोटल क्या है 20 विद्यार्थी हैं। 20 विद्यार्थियों क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग पार्टों में। देखिए कहा उसमें से पहले कहा प्रत्येक, याद रखिएगा, प्रत्येक 10 विद्यार्थियों का यहाँ पर लंबाई 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसके, यहाँ पर प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की अगर पूछा जाए कि बताइए कि 10 विद्यार्थियों की लंबाई कितनी होगी, तो 10 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक की लंबाई कितनी दी गई है 150। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा 1500। अगर पूछा जाए कि 10 विद्यार्थियों की कुल लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 1500, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, कहा 6 विद्यार्थियों में से प्रत्येक की लंबाई, यह बात के प्रत्येक के लिए कह दिया, तो दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं 6 विद्यार्थियों की कुल लंबाई कितनी होगी, 6 गुणे क्या करेंगे 142 करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, और 6 चौके 24 25 मिलेगा, और 6 दो 8 852। ये कितनी विद्यार्थियों की लंबाई है, कुल लंबाई ये 6 विद्यार्थियों की। और कहा अंतिम 6, अंतिम 6 क्योंकि जानते हैं 10 और 6 16 होगा, 4 बचे, टोटल 20 था, ठीक है। तो 4 विद्यार्थियों की कुल लंबाई कितनी दी गई है, कुल की बात करेंगे तो 132, प्रत्येक की बात करेंगे 132 था, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए 4 दूनी 8 होगा, ये 528 होगा, ठीक है। ये तो कुल लंबाई आ गई, लेकिन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य मतलब क्या, एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। मीन बराबर आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, सिग्मा क्या करते थे, यक्स, ठीक है, बाई एन। एन क्या है, देखिए सिग्मा यक्स मतलब क्या है, सभी की कुल लंबाई। यहाँ पर कितने 20 विद्यार्थियों की कुल लंबाई, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 8 16, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर होगा 8 2 10 होगा, इसको जोड़ लीजिए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको 8 मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर है फिर 8 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। यह कुल सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल लिए, कैसे निकालें, सारी लंबाई को जोड़ दिए। एन मतलब क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम 0 से घटा सकते हैं। अब जानते क्या रहेगा, यहाँ से 14 और क्या होगा 144 आएगा, ठीक है। यह कह सकते हैं जो उसका मीन होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको डाटा को अरेंजमेंट करना होगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले इसको व्यवस्थित करिए, ठीक है। देखिए पहले जो क्वेश्चन था सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप इसका यहाँ पर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटा बड़ा अरेंजमेंट कर सकते हैं, या एलसीएम लेके, ठीक है। मैं आपको एलसीएम लेके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले बाई वन था, देखिए 5 3 और 4 और 12 का एलसीएम, यहाँ पर 5 चौ 20 या 60, एलसीएम टोटल कितना होगा 60 होगा। तो जानते हैं यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी करना होगा 12 का, पहली वाले इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 60 को ऊपर भी करेंगे 60 का, ठीक है। यहाँ पर नीचे इसमें कितने करेंगे,
20 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा 20 का, ठीक है। यहाँ पर इसमें कितना करेंगे, ये भी इसमें 20 का, लीजिए हमने कर दिया 20 का एलसीएम। यहाँ पर क्या 15 चौका 60, 15 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 15 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 12 का किए थे, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, लीजिए हमने 12 का सबका एलसीएम देखिए बराबर आ गया। अब अंश में देख लीजिए, अर्थात कर सकते हैं न्यूमरेटर में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 12x है, यहाँ 20x है, और यहाँ 15x है, और दोस्तों यहाँ पर 24x आएगी, यहाँ पर 36। तो छोटी संख्या क्या होगी, x/5, सबसे पहला वाला सबसे छोटा। अब यहाँ देखिए 12x था, यहाँ पर 20x था, यहाँ पर कितना था, और अब इसके बाद क्या 15 है, तो क्या होगा देखिए 15x है तो x/5 क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इससे बड़ा क्या मिलेगा, x/3 या 20x है तो क्या होगा, x/3 होगा। इससे बड़ा क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 24 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखिए 24x/60 लिखेंगे, या संख्या एलसीएम वाला भी ले सकते हैं, या एलसीएम छोड़ दीजिए, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2x/, क्या होगा ये 5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x/5, ये बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पर 3x/, क्योंकि 60 मिल रहा है, 3x/5। अगला क्या मिल जाएगा आपको, कौन सा बचा हुआ, आपको बचा हुआ ये वाला, कौन सा, ये वाला 20 वाला। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 20 वाला 2x/3 बचा हुआ, 2x/3, तो यहाँ पर 2x/3 ये वाला, क्योंकि 40 मिल रहा है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो अपने अनुसार कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर व्यवस्थित, मैं तो इस तरह करता हूँ, आप भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने अरेंजमेंट कर लिया, एलसीएम लेके छोटा बड़ा देख लिया ये सब। अब देखिए माध्यिका मतलब क्या है, जितने टर्म इधर से निगलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर कितने टर्म, 3 टर्म इधर से हटा दीजिए, 3 टर्म इधर से हटा दीजिए, हमारे पास क्या बचा, यही बीच क्या होता है, नामी माध्यिका, मध्य वाला पद। तो मध्य वाला पद कितना है, ये आपको दिया है 2x/5, और माध्यिका, अब मध्य वाला टर्म माध्यिका होता है, तो इसकी वैल्यू जब दी गई 4, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके x बराबर ये से डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका ऐसे कर लीजिएगा। तो अगर यह दोस्त आप लोग यहाँ पर एलसीएम न लेके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, तो जैसा आपको कंसेप्ट क्लियर हो वैसा करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए करा बहुपद का 1 शून्य 3 है, ठीक है। आपको डिस्कस कराया जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है, जितने भी इसके रूट्स होते हैं, जितने भी इसके मूल होते हैं, वो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रूट्स, तो वह रूट्स हम मानते हैं क्या है, उसके रूट्स x के बराबर मानते हैं, और रूट्स इसका 3 है। तो दोस्तों ये जो x बराबर 3 है, इस समीकरण को क्या करेगा, जो बहुपद है इसको करेगा सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर है तो लिखिएगा x² प्लस पी एक्स प्लस क्या 12 पहले इक्वल टू 0 करिएगा, x बराबर 3 इसमें रख दीजिएगा, यहाँ पर मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3 रखिए, देखिए 3 त्रिका 9 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे आप, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3p, और प्लस क्या होगा यहाँ पर 12 इक्वल टू 0, 3 से सब में डिवाइड कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 हुआ, और यहाँ p बराबर निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पर 4 3 7, उस साइड जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कह रहा इसके मूलों का योग, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा होता है, और मूलों का योग हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा है। और दोस्तों ये कह रहा कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के समान है, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी यह इसके अल्फा इंटू बीटा के यहाँ पर इसका योग और इसका गुणनफल ये समान है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं मूलों का योग निकालने का तरीका क्या है, हम लोग लिखते थे माइनस, ठीक है, लिखते थे x का गुणांक लिखते थे 6 है, ठीक है। अपान क्या करते थे, x² का गुणांक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये मूलों का योगफल इक्वल टू करेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों गुणनफल क्या होता है,
कांस्टेंट टर्म क्या है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 4k है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 यहाँ पर k, ठीक है, अपान लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा। फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कराया था, यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, नोट डाउन करिए। यहाँ पर मोलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए और गुणनफल सी बाई ए, ठीक है। और कौन से इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, अगर बी एक्स प्लस सी हो तो मूलों का योग यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है, सी बाई ए इसे कंपेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए कांस्टेंट के कट जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, के बराबर, ठीक है, के बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस क्या होगा 6 बाई क्या होगा 4 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस क्या होगा यहाँ पर 3/2, ठीक है, 3 बाई क्या होगा 2 होगा। तो दो ऑप्शन देखिए सेम मैच कर रहे हैं तो ये उल्टा कर लीजिएगा किसी में एक में, यहाँ पर ये 3/2, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर 3/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान इसलिए जब दोस्तों कहे यक्स अक्ष को, ठीक है, याद रखिएगा, जब यक्स अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाएगा, जब कहेगा यक्स अक्ष को, जब कहेगा यक्स अक्ष को, अक्ष मतलब क्या, एक्सिस को, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ एक्सिस को कहेगा, यहाँ पर क्या कहेगा, तो जानते हैं उसका समीकरण क्या होता है यक्स अक्ष पे, तो y इक्वल टू 0, नोट डाउन करिए, कैपिटल यहाँ कैपिटल लीजिए, ये भी कैपिटल लीजिए, ठीक है, y इक्वल टू 0 इसको नोट डाउन करिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको बी राइट आंसर होगा। अगर पेपर पूछ सकता है y अक्ष का समीकरण, ठीक है, y अक्ष का पूछे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा तो x बराबर 0, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर x अक्ष का पूछे तो कह सकते हैं y इक्वल टू 0, अगर x अक्ष पूछे तो यहाँ पर y इक्वल टू 0, y अक्ष पूछे तो x बराबर 0, ठीक। इसमें ज्यादा आपको बस नोट डाउन करना होगा, ठीक है। देखिए ये देखिए अच्छा सवाल है, ठीक है। जब भी आपको द्विघात का प्रतीक के विषय में पूछे, अगर उसके नेचर के विषय में पूछे, तो आप पहले आपको निकालेंगे डी। डी क्या है दोस्तों, आपको याद होगा डी वास्तव में विविधतर है, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट है। और डी की वैल्यू आप लोग याद होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर बी क्या है, बी दोस्तों यहाँ पर डी निकाल लीजिए, देखिए डी निकालेंगे, ठीक है, डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पर क्या बी, यहाँ पर क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ ए एक्स का गुणांक है, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या दिख रहा होगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर -1 लेंगे, ये बी स्क्वायर हुआ, ठीक है, -4 फार्मूले में देखिए यहाँ पर ए क्या है एक्स स्क्वायर, इसे कंपेयर किया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है, 1 है। और सी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में 7 है, इससे कंपेयर किया गया। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर देखिए आपको निगेटिव साइन मिल रही है, देखिए यहाँ पर देखिए 728 और क्या हुआ, ये आपको मिल जाएगा डी की वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू मिल रहा है, ये सॉरी ये प्लस कर देगा तो यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर क्या होगा ये 728, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे -27 मिलेगा, ठीक है। आंसर मिला तो नोट डाउन करिए, यहाँ पर जो डी की वैल्यू क्या मिली लेस देन 0, 0 से क्या छोटी मिली, तो दोस्तों जब 0 से छोटी मिली तो दोस्तों यहाँ पर है, तो इस सवाल का उत्तर होगा, लिखेंगे नो रियल रूट्स, अर्थात क्या लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे कोई इसका वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगर डी की वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन करिए, अगर डी की वैल्यू देखिए नेगेटिव साइन मिला लेस देन, तो लिखेंगे नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रूट्स क्या होंगे रियल नहीं होंगे, ठीक है, नोट डाउन करिए। अगर डी की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर डी की वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर इसके रूट्स क्या होंगे रियल तो होंगे ही, और क्या होंगे समान होंगे। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नंबर 1 कब सही होगा, जब डी की वैल्यू क्या मिले, डी की वैल्यू अगर 0 मिल जाए, डी मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपने -27 मिला, अगर तो इसलिए आंसर क्या है नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू 0 मिल जाए तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे रियल तो मिलेंगे ही, लेकिन क्या होंगे रियल एंड इक्वल होगा, अर्थात क्या होगा समान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है जब डी का मान 0 होता है, ठीक है। देखिए ये सवाल पूछा पेपर में दोस्तों, ये आ सकता है, एक और आ सकता है, मान लीजिए थर्ड की, अगर मान लीजिए डी की वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, तो याद रखिएगा
इसके रूट्स रियल होंगे, रियल एंड क्या होंगे यहाँ पर, रियल एंड अनइक्वल होंगे। नोट डाउन करिएगा, इसके रूट्स क्या होंगे, क्या ऑप्शन नंबर बी राइट कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी मिलती, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो रूट्स के रियल और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यही 3 कॉन्सेप्ट लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। पहले आप निकालिएगा डी, अगर डी की वैल्यू अगर 3 कंडीशन आती है, ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए। अभी हमने आपको डिस्कस कराया, इसके देखिए अभी क्या क्या इसके मूल और वास्तविक समान है। अभी आपको हमने बताया कि जब भी क्या वास्तविक समान होंगे तो क्या डी का मान 0 होगा। ये आपको बताया कि इसके जब रूट्स क्या होंगे, इक्वल और क्या होंगे यहाँ पर समान होंगे, तो हमें डी और क्या होगा, डी का मान 0 होगा। और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो जानते हैं, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, और बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे -2 कर्निंग 5 यहाँ दिया है, इसका करेंगे होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है पी और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो इसका वर्क करेंगे, कड़ी हट जाएगी, यहाँ पर 4 इंटू 5, यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर होगा 4 इंटू 4 पी इक्वल टू 0, इसको हम 4 कटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पी बराबर क्या होगा 5 बाई क्या होगा 4 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन सवाल आया था, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 50 प्रश्न है। ठीक है, 50 प्रश्न आपको यहाँ पर है। प्रश्नों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर राइट आंसर देते हैं, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आप राइट करते हैं उसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, आप 2 अंक मिलते हैं। अगर आप गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो 1/2 अंक आपको काट लिए जाते हैं। ठीक है, अंक दिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी ने जांच में सभी प्रश्नों का हल किया, ठीक है, प्रयास किया, तो कुल यहाँ पर 40 अंक क्या उसको मिले हैं। तो उसको बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, आप जानते हैं, मान लेते हैं कि वह कितने प्रश्न सही किए। सही प्रश्नों की संख्या जानते हैं 50 प्रश्न है, टोटल 50 में से हमने सपोज कर लिया कि वह, मान लेते हैं कि वह यक्स प्रश्न क्या ये सही किए होंगे। ठीक है, तो गलत कितने किए होंगे, ये जानते हैं, ये राइट किए होंगे। ये यक्स प्रश्न मान लेते हैं कि राइट किए होंगे, तो गलत कितने किए होंगे, 50 में से मुझे क्या करना होगा, यक्स घटा देंगे, यहाँ पर इतने क्या होंगे, वह रॉन्ग आंसर दिए होंगे। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर दिए होंगे। ठीक है, और उसको कुल मिला के कितने अंक मिले होंगे, 40 अंक मिले। इसका मतलब क्या है, गलत सही को हटा, राइट आंसर जितने थे उसमें से गलत को हटा देंगे और उसको कुल 40 अंक मिले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करें कुल राइट अंक कितने मिले, कितने अंक मिले हैं। अगर देखिए हमने यक्स मान लिया तो वह कर सकते हैं कुल 2 यक्स प्रश्न उसके वह सही किया। ठीक है, हमने क्या यक्स का जानते हैं, मान लेते हैं कि वह सही प्रश्नों की संख्या यक्स है, तो उसको 2 अंक मिलते हैं, टोटल 2 यक्स आएगा। ठीक है, आपको माइनस करना पड़े कितना, राइट व रॉन्ग जितने आंसर मिले हैं, रॉन्ग कितना है, देखिए आप 50 यक्स इतने प्रश्न मान लेते हैं कि वो गलत किए होंगे और उसके लिए अंक काटे जाते होंगे, कितना 1/2 अंक काटे जाते होंगे, इसलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया। वह घटाने के लिए सही था, ये देखिए सही, सही अंक थे, सही अंक में से क्या कर दिए हम, जितने भी गलत था माइनस कहेंगे, गलत रॉन्ग, राइट या कह सकते हैं रॉन्ग, यहाँ पर रॉन्ग अंक को क्या कर दिए, घटा दिए, जितनी निगेटिव मार्किंग थी घटाने के बाद उसको क्या मिले हैं, 40 अंक मिले हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कितने क्या है, वो सही प्रश्न वही यक्स का मान निकालना था। हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आसानी से कर लीजिए। देखिए आप ये आपको मिल जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -50 प्लस क्या होगा x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये 80 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5x बराबर 130। दोस्तों यहाँ पर क्या x बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 13 दूना 26। तो उसको राइट क्या है, वह सही प्रश्नों 26 प्रश्नों के वह राइट आंसर दिए होंगे। तो गलत कितने दिए होंगे, गलत इसका मतलब क्या आप जानते हैं, टोटल कितना 50 था ओवर 24, क्या अगर पूछा 24 कितने गलत किए हैं, वो 24 प्रश्न गलत किया और 26 क्या राइट किया।
टोटल योग कितना हो गया यहाँ पर, ये 50 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, और इसे धीरे धीरे सारे मैं PYQ डिस्कस करूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों।